जाने माने सिंगर और कंपोज़र ए आर रहमान ने अभी एक इंटरव्यू दिया बीबीसी को, और वो इंटरव्यू सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो गया, यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल ने भी उस इंटरव्यू को कवर किया। उन्होंने इस इंटरव्यू के बारे में बताया कि क्या क्या हुआ, और बहुत बखेड़ा इसमें हिंदुस्तान में पूरा खड़ा हो गया। तो सबसे पहली बात बताता हूँ आपको क्या हुआ। जो इंटरव्यू है ना, ये इतना बवाल में पता है क्यों आया? क्योंकि इसको बीबीसी ने लिया था, और बीबीसी में जो पत्रकार था वो था पाकिस्तानी। तो उस पाकिस्तानी पत्रकार को ऐसा तो कुछ करना ही था कि यहाँ से कुछ कचरा हो जाए, इंटरव्यू में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकल के बाहर आ जाए जो हिंदुस्तान में कलेश पैदा कर दे। उसने बहुत कोशिश तो करी ऐसे सवाल पूछ के, लेकिन ए आर रहमान ने उन सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी ए आर रहमान ने बोल दी जहाँ से इस बात ने, इस इंटरव्यू ने तूल पकड़ लिया। तो क्या देखो, पहले उसने इंटरव्यू लिया तो उसने पूछा कि आपको सांप्रदायिकता की वजह से हिंदुस्तान में या बॉलीवुड में कोई दिक्कत होती है, या साउथ इंडिया से आप आते हो तो साउथ इंडिया वाले यहाँ आते हैं बॉलीवुड में तो उनको कोई दिक्कत होती है? तो इस पे ए आर रहमान ने कहा, देखो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई आज तक, लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर उस इंटरव्यूअर ने ये बोला कि आपने छावा जैसी पिक्चर करी। छावा तो एक सांप्रदायिक पिक्चर है, वो लोगों को अलग करती है, दो अलग अलग समुदायों को आपस में बांटती है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा? तो उस पर भी ए आर रहमान ने सफाई देते हुए कहा कि वो फिल्म एक बहादुर इंसान के पीछे, संभाजी महाराज के पीछे वो एक बहादुर इंसान थे, तो उनको फिल्म में दर्शाया गया है। वो मेरी गलती नहीं है कि अगर लोग इसको सांप्रदायिकता से लेते हैं। फिर उसने कहा कि आप रामायण जैसी पिक्चर कर रहे हैं, तो रामायण जैसी पिक्चर से आपको बचना नहीं चाहिए। तो उसने कहा नहीं, वो पिक्चर एक महान इंसान के पीछे है जो कि प्रभु श्री राम है, तो उसमें भी मुझको ऐसा कोई एंगल नहीं लगा। लेकिन उसने कहा हाँ, ये जरूर है कि पिछले 8 साल में, ये ए आर रहमान ने कहा कि पिछले 8 साल में जो पावर है वो शिफ्ट हुआ है, और शायद लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो, क्योंकि मैं तो कहीं काम मांगने जाता नहीं हूँ, और अगर मैं जाता हूँ तो मेरे साथ अपशगुन हो जाता है। तो उनका ये कहना है साफ तौर पे कि मेरे को तो काम बहुत मिल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा शायद किसी को नहीं मिलता हो, और ऐसा होता हो कि सांप्रदायिकता के पीछे नहीं मिलता हो। लेकिन एक बात यह है कि बॉलीवुड में सांप्रदायिकता के पीछे कभी ऐसा कोई हुआ ही नहीं है। बॉलीवुड में रेगुलर देख लो, जितने बड़े फिल्म स्टार हैं वो सब मुस्लिम ही हैं। आप शाहरुख खान ले लो, सलमान खान ले लो, सैफ अली खान ले लो, आमिर खान ले लो, यहाँ तक कि अब उनके नेपो किड जो है वो भी इंडस्ट्री में बहुत तगड़ी तरीके से आगे हैं, उन्हीं का ही बोलबाला है। और सिंगरों की अगर बात कर ले, वो बोलते हैं तो सिंगर भी बहुत ज़्यादा है जो इस फील्ड में बहुत आगे हैं। मोहम्मद रफ़ी देखो, उस ज़माने में कितने बड़े सिंगर थे, तो वो तक उनके साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए ये बात तो ए आर रहमान की यहाँ गलत हो गई कि अब शायद ऐसा होता हो। ऐसा तो हो नहीं रहा है, क्योंकि जो सांप्रदायिकता है वो कहीं तो दिख नहीं रही है। हाँ, फिल्में कुछ इस तरीके से आ रही है, और उनका कहने का मतलब है कि पावर शिफ्ट हुआ है। पावर शिफ्ट कहने का मतलब है कि पावर जो है वो अब आ गई है किसके पास? पावरफुल लोगों के पास पावर आ गई, तो इसलिए शायद ऐसा हो रहा हो। लेकिन देखिए, पावरफुल तो हमेशा से ही हर कोई रहा है। जिसके पास पैसा है, पावर है, वो हर जगह आगे रहता है। वो कोई सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, वो हर जगह है। वो आप खेल जगत ले लो, चाहे पॉलिटिक्स ले लो, वो हर जगह एक जैसा होता है, और हर देश में होता है। जिसके पास पैसा और पावर है वो हर फील्ड में आगे निकल जाता है। टैलेंट सेकंड चॉइस है हर जगह, टैलेंट बाद में ही आता है। आप पॉलिटिक्स में ही ले लो, राहुल गांधी कहाँ टैलेंटेड है, लेकिन वो आए आगे ही ना, तो बस पावर है उन पे, इसलिए आए थे वो सबसे आगे। अब उद्धव ठाकरे कोई टैलेंट है नहीं, लेकिन वही पावर थी जो विरासत में मिला, उसके बलबूते पे आगे। इसी बात को लेकर जब ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया पूरे सोशल मीडिया पे और मीडिया के बीच में, तो फिर जावेद अख्तर सामने आए। जावेद अख्तर ने कहा कि मैंने तो कभी ऐसा कोई यहाँ फील नहीं करा कि इस इंडस्ट्री में मुझे कोई दिक्कत हुई हो। मैं भी माइनॉरिटी से आता हूँ, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर शान है सिंगर, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा यहाँ कुछ होता नहीं, मैं भी इतने सालों से काम मांग रहा हूँ, मैं भी इतने सालों से सिंगिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा है। तो यहाँ भी ए आर रहमान की बात गलत हो गई। फिर आई कंगना रनौत।
कंगना रनौत वो कि जो सबसे दबंग है, वो डरती नहीं है, कुछ भी बोल जाती है बेबाकी से। तो इस पे कंगना रनौत ने सीधे टारगेट करके इंस्टाग्राम में एक पोस्ट लिख ली। किसके लिए? ए आर रहमान के लिए। उन्होंने ए आर रहमान को कहा कि मैंने आपको अपनी फिल्म के लिए ऑफ़र दिया था, जो मेरी इमरजेंसी मूवी आई थी जो इंदिरा गांधी के ऊपर बेस्ड थी, कि मैंने आपको बोला था कि आप मेरी उस फिल्म के लिए काम करो, तो आपने तो डायरेक्टली बोल दिया कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, मैं उसके लिए काम नहीं करूँगा। आपने तो यहाँ तक मुझसे बात भी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ से मामला देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बिल्कुल इस मामले ने इतनी तूल पकड़ ली। तो दोस्तों ये बात जो है ना, ये बिल्कुल एक कॉन्ट्राडिक्ट है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सत्ता है वो इन्हीं के पास है बॉलीवुड की। बल्कि बॉलीवुड में देखो आउटसाइडर है, कोई आ नहीं पाता है, और जो आता भी है वो इतनी जल्दी चल नहीं पाता। मान लो वो उसकी एक आध फिल्में फ्लॉप हो गई तो वो साइड लाइन कर दिया जाता है। लेकिन वही एक नेपो किड है, और नेपो किड भी इन्हीं की फैमिली का है ज़्यादातर, खान गैंग का। तो वो ईजिली वो फेल भी हो गया तो कोई बात नहीं, वो दोबारा आ जाता है। लेकिन फिर उसकी पीआर करी जाती है, फिर उसको अलग अलग तरीके से उसको फिर से हीरो बनाया जाता है। तो यहाँ जो है बहुत तरीके की बातें अब इस चीज़ के पीछे हो रही है कि ए आर रहमान ने, और ए आर रहमान इस समय बिल्कुल वो बन गए क्या बोलते हैं, मोगैम्बो बन गए इस टाइम बॉलीवुड के। बॉलीवुड के तो नहीं बने, खैर बॉलीवुड के तो वो हमेशा से खास ही रहेंगे। लेकिन ये जो बात है कि काम नहीं है, काम देखो उसी के पास नहीं है जिस पे टैलेंट नहीं है। जिसके पास टैलेंट है उस पे काम ही काम है, और दूसरा जो नेपो किड है उस पे भी काम ही काम है। तो यहाँ सब किस्मत का खेल है, पैसे का खेल है, पावर का खेल है। दोस्तों अगर आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताइए कि आपको इसमें क्या लगता है, इसमें किस चीज़ का खेल है? क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, या जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।